डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा से पारित होने के बाद यह कानून के रूप में तब्दील हो जाएगा। सरकार का दावा है कि ये लोगों की निजता की रक्षा के लिए लाया गया है। वहीं विपक्षी दल और जो लोग इसको लेकर काम करते हैं, इससे संबंधित कई आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। इन आशंकाओं में सबसे बड़ी आशंका है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार को कमज़ोर करना। यह एक ऐसा टूल है जो आम नागरिकों को एक मजबूती देता है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। जब से ये विधेयक आया है, अंजलि भारद्वाज इसको लेकर सवाल उठा रही हैं और लिख रही हैं। अंजलि लंबे समय से आरटीआई पे काम करती हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। सरकार का कहना है कि ये लोगों की निजता के लिए लाया गया ये कानून, और आप भी उसमें आशंकाएं जाहिर कर रही हैं। आखिर आशंकाएं क्या क्या है ये डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उच्चतम न्यायालय ने, कि सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी, दोनों ही लोगों के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ऐसे में जब एक डेटा प्रोटेक्शन कानून, डाटा संरक्षण कानून अगर सरकार लाती है, तो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों ही अधिकारों को सही से बैलेंस किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये जो बिल सरकार लेकर आई है, जो अब लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में आज लिस्टेड है, तो हो सकता है कि आज इसको पास कर दिया जाए। ये बिल इन दोनों ही अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि सूचना का अधिकार जो हमें 2005 में एक कानून मिला, सूचना का अधिकार कानून, जिसे आरटीआई एक्ट कहा जाता है, उसे कमज़ोर कर रहा है ये कानून। तो इसमें जो लोग सूचना के अधिकार पर काम कर रहे हैं, जो लोग निजता के अधिकार पर काम कर रहे हैं, सभी ने मिलकर ये आवाज़ उठाई है कि ये जो बिल है ये बहुत ही खतरनाक होगा। बल्कि अगर हम लोकतंत्र में लोगों की बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया फ्रीडम की भी बात करें, उसके लिए भी ये बिल बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो ये आरटीआई को कैसे कमज़ोर कर रहा है, जबकि अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आरटीआई और डेटा प्रोटेक्शन बिल के बीच सामंजस्य बैठाया गया है? देखिए, डेटा संरक्षण कानून में पर्सनल डेटा की बात है, निजी डेटा। निजी डेटा क्या है? आपका, मेरा नाम, पता, नंबर, ये सारी चीज़ें निजी डेटा हैं। और ये कानून कह रहा है कि अगर सूचना का अधिकार कानून, जो कि हमें ये अधिकार देता है कि हम सरकार से तमाम तरीके की सूचनाएं ले सकें, उसकी धारा 81J को ये संशोधित कर रहा है। अब सूचना के अधिकार कानून में ऑलरेडी राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी दोनों को बैलेंस किया गया। कानून कहता है कि सबको, इस देश में किसी भी नागरिक को सरकारी सूचनाएं लेने का अधिकार है। उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, निजी सूचना भी शामिल है, लेकिन ऐसी कोई सूचना जिससे किसी की अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी हो, या ऐसी पर्सनल सूचना जिसका किसी भी जनहित या पब्लिक एक्टिविटी से इंटरेस्ट नहीं हो, उसको हम नहीं ले सकते अनलेस देयर इज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। सो 81J जो है वो बहुत ही एक नुआंस्ड, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया एक प्रावधान है सूचना के अधिकार कानून में। इसको अब बदलकर सरकार कह रही है कि डेटा संरक्षण कानून के तहत हम इसका स्कोप बढ़ा देंगे। 81J में अब कोई भी निजी सूचना नहीं दी जा सकती। तो मतलब सूचना के अधिकार कानून के दायरे से किसी का भी नाम, पता, नंबर, कोई भी ऐसी जानकारी जो किसी इंसान से संबंधित हो, वो नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए कि अगर हम देखें पिछले 17 साल में सूचना के अधिकार का कानून लोगों ने सबसे ज़्यादा जम के इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो अपने अधिकार ले सकें, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ सकें। मान लीजिए किसी वृद्ध महिला को उनकी पेंशन नहीं मिल रही या राशन नहीं मिल रहा, तो वो कैसे अपना राशन या पेंशन का हक पाएंगी? वो सूचना मांगती हैं, राशन के रिकॉर्ड मांगती हैं, पेंशन के रिकॉर्ड मांगती हैं, जिससे उन्हें पता चले कि किसको कितनी राशन मिल रहा है, उनके नाम का राशन कहीं चोरी तो नहीं हो रहा।
फिर वो उस सूचना को लेकर शिकायत करती हैं सरकार में और अपना अधिकार उन्हें मिलता है, सरकार को जवाबदेह बना सकती हैं। अब अगर ये सूचनाएं, जो तमाम सूचनाएं हैं, ग्रैन्युलर पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो लोगों को मिलना बंद हो जाएगा, तो जो ये एक हथियार के रूप में आया लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार के रूप में सूचना का अधिकार, ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप ये सोचिए कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो इतने लोगों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो लोन्स देते हैं और फिर वो पूंजीपति लोन लेकर फरार हो जाते हैं, वो बैड लोन्स को राइट ऑफ बैंक्स कर देते हैं। किसका पैसा है? हम लोगों का पैसा है। तो क्या लोगों को जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये लोग कौन हैं जो फरार हो गए लोगों का पैसा लेकर, लोन्स लेकर? किन के बैड लोन्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है? तो उनके नाम पता अगर हम पूछेंगे तो कहा जाएगा ये अब आप नहीं ले सकते। वोटर लिस्ट, तमाम लोकतंत्र देश जो हैं, लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेसीज, उसमें वोटर लिस्ट को मुहैया कराया जाता है, क्योंकि इलेक्टोरल फ्रॉड रोकने का सबसे जरूरी तरीका है कि सभी लोगों के पास वोटर लिस्ट की कॉपी हो। हम जान सकें कि हमारे पड़ोस में कोई घर है तो वहां पर किसका नाम लिखा है, हमारे घर में किसका लिखा है, बाकी जगह पे मोहल्लों में किसका नाम लिखा है, कोई गलत एडिशंस या डिलीशंस तो नहीं हुए, वरना तो चुनावी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब इस तरीके की तमाम सूचनाएं जो हैं, ये इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि हम ये सूचना नहीं ले पाएंगे, हमारे रीच के बाहर हो जाएंगे। तो ये एक तरह से लोगों के सूचना के अधिकार पर एक बड़ा धक्का है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो लोगों के पास होनी चाहिए, जो कि पर्सनल भी हैं। अब जैसे आप देखिए कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो खड़े होते हैं चुनाव में, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनके पास क्या डिग्री है, उनकी संपत्ति के बारे में सूचना, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में सूचना, ये सारी निजी सूचना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि लोगों के पास ये सूचना हो, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि ये सूचनाएं मुहैया कराई जाती हैं वेबसाइट के जरिए। ये कानून आएगा तो क्या ये सूचना लोगों के पास आ पाएगी? तो ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सूचना का अधिकार जो है लोगों का, उसका हनन होगा। इस कानून के आने से कोई ज़रूरत नहीं थी कि सूचना के अधिकार कानून को संशोधित किया जाए, बल्कि जो AP शाह कमेटी थी जो बैठी थी इस मुद्दे पर, उन्होंने कहा था कि डेटा प्रिवेसी के लिए और पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई कानून लाया जाए, उसे सूचना के अधिकार कानून में छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद ये एक कदम उठाया जा रहा है। ये पुट्टासामी जजमेंट की बात हो रही है, लेकिन पुट्टासामी जजमेंट में प्रोपोर्शनैलिटी की बात है कि आप ऐसा काम करिए जिससे कि लोगों के दूसरे अधिकारों का हनन तो ना हो, लेकिन वो भी नहीं रखा गया। अब इसमें मैं, अगर आप कहें तो, एक दो बातें और जोड़ना चाहूँगी। देखिए, सूचना हम कैसे लेते हैं? एक तो सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके लेते हैं, दूसरा लोग सर्वे करते हैं, लोग लिस्टें बनाते हैं। आप देखिए, तमाम कैंपेन्स हैं हमारे देश में, संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो कि देश भर में लिस्ट बनाते हैं। मनरेगा में किसको काम नहीं मिला, जॉब कार्ड नहीं मिला, किसको पैसे नहीं मिले, राशन कार्ड से कौन वंचित रह गए हैं, ये सारी लिस्टें बनती हैं। लोगों के साथ जो पूरा जवाबदेही का काम है वो चलता है। वो इसी तरीके से चल सकता है जब ये सारी सूचनाएं जो हैं लोग इकट्ठी कर सकें, ग्राउंड लेवल पर जाके सर्वे कर सके, सूचना इकट्ठी कर सके। साथ ही में आप देखिए RWA हैं, वो लिस्टें बनाते हैं कि कहाँ कौन रहते हैं। आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सोशल मीडिया सेल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स में लोग आते हैं, वो लिस्टें बनाते हैं। चैनल भी सर्वे कराते हैं चुनाव के पहले। मीडिया में आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करें तो क्या वो इकट्ठा नहीं करते निजी सूचना? उसके बगैर वो कैसे अपना काम कर सकते हैं? सरकार को कैसे जवाबदेह बना सकते हैं? अब सरकार कह रही है इस कानून के जरिए ऐसे तमाम लोग या संगठन, संस्थाएं, मीडिया संस्थाएं भी अगर ऐसी सूचना इकट्ठी करती हैं, उन्हें डेटा फिडुशियरी नाम दिया जाएगा। अब डेटा फिडुशियरी का मतलब क्या? सरकार कह रही है इस कानून के जरिए कि अब जो भी डेटा फिडुशियरी हैं, उन्हें
खूब सारी ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं जो निभानी पड़ेंगी। उसमें क्या है कि मैं किसी का भी नाम पता इकट्ठा नहीं कर सकती अनलेस इट इज़ फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़। अगर मैं उनको एक नोटिस नहीं दूँ लिखित में और वो मुझे लिखित में पर्पस लिमिटेशन का कंसेंट नहीं दें। ये किसको लिखित में देना है? तो मुझे अगर आपकी सूचना लेनी है और आप कहते हैं कि आपके पास मान लीजिए राशन कार्ड नहीं है, मैं लिस्ट बना रही हूँ, तो पहले मुझे आपको लिखित में एक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं किस कारण से ये सूचना इकट्ठी कर रही हूँ, और फिर आप मुझे लिखित में कंसेंट देंगे कि आप मेरी सूचना ले सकती हैं पर केवल इस पर्पस के लिए, इतने ही टाइम के लिए। अब उसके बाद अगर मैं आपको कुछ सूचना भेजूँ राशन के बारे में, पेंशन के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो इसके अंदर कानून कह रहा है ये वायलेशन हो सकता है कानून का। तो वायलेशन हुआ तो शिकायत की जा सकती है डेटा फिड्यूशियरी के बारे में, और शिकायत कहाँ होगी? एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है इस कानून में, और इस बोर्ड को अगर आप देखें ये पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है। केंद्रीय सरकार ही इसकी अपॉइंटमेंट जो होगी चेयरपर्सन की, मेंबर्स की, वो करेंगे। उनका रिमूवल उनके हाथ में होगा, केंद्र सरकार के हाथ में। तो ये तो एक तरह से जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता आया है केज्ड पैरट, पूरी तरह से एक कैद परिंदे के जैसा एक बोर्ड बनाया जा रहा है। और इस बोर्ड के पास ताकत दी जा रही है इस कानून में कि 500 करोड़ रुपए तक की ये जुर्माना पेनल्टी लगा सकते हैं किसी भी डेटा फिड्यूशियरी पर जिसके खिलाफ शिकायत आती है। तो ये तो आप समझिए कि किस तरीके का वेपनाइजेशन हो सकता है। पर यहाँ पे एक सवाल है, मान लीजिए कि जो लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए डेटा ले रहे हैं उनका तो ठीक है कि आप उन पे कार्रवाई ना करें, लेकिन बहुत सारी कंपनी होती है, या मान लीजिए कि हम जाते हैं, हमसे अब मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी, मेरा नंबर ले लेते हैं। 2 दिन बाद मुझे पता चलता है कि कोई कूलर बनाने वाला, कोई एसी बनाने वाले के पास मेरा नंबर पहुंच गया है। तो ये ऐसा होता है कि हम किसी और उद्देश्य के लिए अपना नंबर दे रहे हैं, वो इस्तेमाल कहीं और हो जाता है हमारा डिटेल्स, क्योंकि हम तो कभी उस दुकान पर गए ही नहीं। तो बेहतर बनाने के लिए अगर किया जा रहा है तो उसमें रियायत देनी चाहिए। अगर कोई हमारी जानकारी किसी कंपनी को हमारा नंबर दे रहा है तो इसको क्या इसका भी बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपने किया, तो मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल देती हूँ। देखिए, ये कानून किस लिए चाहिए था? इस कानून की ज़रूरत थी कि जो सर्वेलेंस लोगों के ऊपर हो रही है, सर्वेलेंस कौन करता है? ज़्यादातर सरकारें ही करते हैं। पूरे विश्व में आप देखिए सर्वेलेंस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग एक लोकतंत्र में आज़ाद ज़िंदगी जी सकें। साथ ही में ये जो कंपनियां हैं बहुत सारी, स्पेशली बिग कंपनीज जो हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो लोगों का डेटा इकट्ठा करती हैं, और हम देख रहे हैं कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, किस तरीके से जब फ़ोन कॉल्स आते हैं, अनसॉलिसिटेड कॉल्स आने लगते हैं। इसको रोकने की ज़रूरत थी, इसलिए इस डेटा प्रोटेक्शन कानून की चर्चा भी हुई, ज़रूरत भी महसूस हुई। अब इसमें सरकार ने क्या कर दिया? सरकार कह रही है कि डेटा फिड्यूशियरी कौन नहीं होंगे वो केंद्रीय सरकार तय करेगी। तो जहां पर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास लोगों की निजी सूचना है वो है केंद्र सरकार। आप आधार देख लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां पर सरकार हमारा डेटा इकट्ठा करती है। तो अब केंद्र सरकार कह रही है कि वही तय करेगी कि डेटा फिड्यूशियरी कौन नहीं होंगे। मतलब कि इस डेटा प्रोटेक्शन कानून को बनाया जा रहा है, लेकिन इसके दायरे से कौन बाहर रहेंगे ये केंद्र सरकार तय करेगी। तो ये तो जाहिर है कि केंद्र सरकार कह देगी कि भाई UIDAI जो है वो इसके दायरे से बाहर है, तो हमारी प्राइवेसी का क्या हुआ? उसी तरीके से सरकार जो कानून है इसमें केंद्रीय सरकार के पास ताकत है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को भी वो बाहर छोड़ सकते हैं इस कानून के दायरे से। तो आप सोचिए कि ऐसी तमाम कंपनियां, कॉर्पोरेट्स, क्रोनीज जिनको हम कई बार कहते हैं, जिन्हें सरकार चाहती है प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो या तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स या अलग तरीके से सरकार को पैसे, रूलिंग पार्टी को पैसे देते हैं, उन्हें भी बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो लोगों की निजता का क्या होगा? फिर हमें वहां से तो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल फ्रॉड और जो आप कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो निजता कैसे प्रोटेक्ट हुई, मतलब डेटा कैसे प्रोटेक्ट हुआ? मतलब आपका कहना है कि सरकार चाहेगी कि वो डेटा ले ले, वो लेगी, वो जिसको चाहेगी ये कहना है कि तुम डेटा ले सकते हो, लेकिन उसको लगेगा कि ये जो डेटा ले रहे हैं हो सकता है हमारे योजनाओं के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो, तो उनको रोक देंगे, यही बिल्कुल। आप ये देखिए ना, कोई ऐसे जर्नलिस्ट जो कि सरकार की नीति के बारे में सवाल उठा रहे हैं, ऐसे तमाम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो सरकार जो कामकाज कर रही है उस पर निगरानी रख रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये गलत है, क्रिटिकल है, ऑपोजिशन पार्टीज। अरे लोकतंत्र का मतलब ही तब होता है जब ऑपोजिशन पार्टी हो। अब ऑपोजिशन पार्टीज कैसे लोगों तक पहुंचती हैं? वो लोगों को रिकॉर्डेड कॉल्स करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, पर्चे भिजवाते हैं। अब अगर ये कह दिया जाएगा कि सारे सोशल मीडिया सेल्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं चुनाव से पहले वो तो डेटा फिडिशरी हैं और कुछ पार्टियां जो कि रूलिंग पार्टी की हैं या फिर उनके साथ में हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो कैसे चुनाव का हम सोच रहे हैं कि प्रक्रिया फ्री एंड फेयर हो पाएगी? कैसे बैलेंस होगा, जो हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो? तो लोकतंत्र में इस तरीके का कानून जो लाने की कोशिश हो रही है और लग रहा है कि ये कानून आ ही जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस कदर पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू भी बिल लाए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, कोई डिस्कशन डिबेट नहीं है, मिनटों में बिल पास हो रहे हैं इन द डिन ऑफ द हाउस, तो ये भी पास हो ही जाएगा। तो ये एक बार अगर कानून आ जाता है, ये एक जरिया है केंद्र सरकार को कंट्रोल करने का, डेटा इस देश में पर्सनल डेटा को कंट्रोल करने का। कौन पर्सनल डेटा रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, ये अब केंद्र सरकार तय करेगी। इस कानून का यही एक उद्देश्य नज़र आ रहा है। अगर वास्तव में इसमें निजता के अधिकार को बचाने की कोशिश होती तो केंद्र सरकार कहीं पर भी अपने आप को इस तरह से एम्पावर नहीं करती कि हम ही सशक्त हैं तय करने के लिए कि कौन इस्तेमाल करेगा कौन नहीं करेगा। किसी भी आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए, GDPR, इतने सारे कानून हैं जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए हैं, कहीं पर हम इस तरीके की पावर्स डेलीगेट जो की जा रही हैं केंद्र सरकार को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अपने में ही इस कानून का पूरा मायना ही बेकार कर देते हैं। और सूचना के अधिकार कानून पर अलग अंकुश, तो सरकार अपने आप को अनअकाउंटेबल बना रही है। एक कानून के जरिए दोनों हाथ में लड्डू, एक दो सूचना लेने वाला कानून था उसको कमजोर करना और दूसरों की सूचना एकत्रित करना, तो कह सकते हैं एक तीर से दो निशान हो रहे हैं। आपने जो कहा वो हम बहुत देर से कह रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर आप आधार का ही जो पूरा का पूरा कोर्ट में चला था केस, उसी को देख लीजिए। सरकार ने पहले जब आधार में लोगों की सूचना इकट्ठी करनी थी तो सरकार ने कहा कि लोगों की निजता का कोई अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। पीपल डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबकी सूचना इकट्ठी करी गई, बायोमेट्रिक्स इकट्ठे किए गए आधार में। उसके बाद जब अगर लोग पूछें कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा हमें दे दीजिए, सरकारी अधिकारियों का बताइए एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या है, अगर पूछें, अगर कोई वेरीफाई करना चाहे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मंत्रियों की वही है जो वो बता रहे हैं अपने एफिडेविट में, तो तुरंत सरकारें कहने लगती हैं ये तो सब निजता का मामला है, ये हम नहीं देंगे। तो सरकार दोनों तरफ से इट इज़ ट्राइंग टू प्ले फॉर इट्स ओन सेल्फ एंड कीप इंफॉर्मेशन। जब अच्छा लगता है तो सूचना का अधिकार और कोई निजता नहीं है, और जब अच्छा लगता है तो निजता का अधिकार और सूचना के अधिकार को संकुचित किया जाए। तो ये बहुत ही, किसी भी लोकतंत्र में मैं कहूँगी कि बहुत ही चिंताजनक बात है। जो एडिटर गिल्ड्स है जो मीडिया को लेकर काम करता है, उसने भी इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। उनकी चिंता आरटीआई को लेकर तो है ही, क्योंकि आम लोगों के साथ साथ हम जर्नलिस्ट भी उसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने एक और चिंता जाहिर की है कि जो पत्रकारों के सोर्स होंगे उस पर भी निगरानी होगी। तो अगर आप इस तरफ थोड़ा हमें बताएं कि पत्रकारों को इससे कैसे नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर पत्रकारिता कोई करते हैं,
और ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास सूचना कहाँ से आती है। वो भी सूचना या तो सूचना के अधिकार कानून से निकाली जाती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हमने देखा है कि बहुत हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके। उसमें पत्रकार जो हैं वो बहुत सारी निजी सूचनाएं लेते हैं और उसके बेसिस पर ही वो बता पाते हैं कि क्या हो रहा है। उसी तरीके से जो पत्रकार हैं वो सोर्सेस के ज़रिए से डायरेक्टली जाकर फैक्ट फाइंडिंग कर कर वो सूचना इकट्ठी करते हैं, जिसमें निजी सूचना जाहिर है कि होनी ज़रूरी है। अब जब ऐसा कानून आता है, बहुत ज़रूरी था कि जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ को इसमें से एग्जेम्प्ट किया जाए, कि सरकार कहती कि अगर कुछ सूचनाएं पत्रकारों को अपनी पत्रकारिता करने के लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं तो वो उन्हें मिलनी चाहिए। उनके ऊपर इस तरह का डर या जिसे हम कहते हैं तलवार नहीं लटकाई जानी चाहिए कि आपको इसके तहत फिर फाइनली 500 करोड़ रुपए तक का फाइन हो जाएगा। कौन काम कर सकते हैं पत्रकारिता का सही तरीके से? तो ये तो लोग आज यही कह रहे हैं कि गोदी मीडिया तो फिर एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी या फिर उन्हें फिक्र नहीं होगी। पर जो कोई वास्तव में क्या हो रहा है देश में, सरकारें क्या नीतियां बना रही हैं, उस पर क्रिटिकल बात करेंगे या क्या गलत हो रहा है देश में उस पर बात करेंगे, तो उनके ऊपर इस तरीके का डर होगा। तो ये एक बड़ा सवाल जो है ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उठाया है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी सवाल है ये सारी चिंताएं विधेयक को लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही है और जहां तक अगर मैं सही हूं तो तीसरी बार इसको लाने की कोशिश हुई है। तो ये तमाम चिंताएं आप लिख रही हैं, मैंने आपका कई आर्टिकल पढ़ा, सरकार तक आप लोगों ने पहुंचाई? सरकार का क्या कुछ रिस्पांस आया? ये तमाम चिंताएं कि आप आरटीआई को कमज़ोर ना करें, क्योंकि सरकार कह रही है कि आरटीआई और इसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। सरकार का साफ साफ कहना है कि निजता की रक्षा के लिए है, लेकिन आपसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लोगों की जानकारी लेने के लिए ही बिल आया हुआ है। तो ये तमाम चिंताएं आपने सरकार तक पहुंचाई, सरकार का कोई रिस्पांस आया? बिल्कुल पहुंचाई। देखिए, हर बार जितनी बार भी कोई मसौदा रेडी हुआ, चाहे वो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा एक मसौदा इसका रेडी हुआ, बाद में भी अलग अलग ड्राफ्ट्स आए। नवंबर 2022 में मेटी ने इसका एक ड्राफ्ट जो है मसौदा लोगों के बीच रखा कि आप इस पर हमें बताइए, कंसल्टेशन कर रहे हैं। हम सभी ने जो सूचना के अधिकार के कानून के कैंपेन्स हैं, मैं तो कहती हूँ कि ना केवल सूचना के अधिकार का कैंपेन, खाद्य सुरक्षा का कैंपेन, पेंशन का कैंपेन, मनरेगा का कैंपेन, प्रिवेसी पे काम करने वाले लोगों का कैंपेन, सब ने लिखा सरकार को और ये सारी जो चिंताएं हैं ये व्यक्त की गई। ये भी कहा गया कि आप हमसे बातचीत करें, हमें बुलाएं, हम बात करना चाहते हैं, अपनी बात हम आपसे मिलकर करना चाहते हैं। किसी को बुलाया नहीं गया। तो हमें जो समझ में आया है वो यही है कि क्योंकि सरकार ने ये लिस्ट मुहैया नहीं कराई कि उन्होंने कंसल्टेशन किसके साथ करी, तो यही प्रतीत होता है कि सरकार ने कुछ इंडस्ट्री, बिग टेक के साथ फोकस रखा प्राइमरीली कि वो उनसे चर्चा करेंगे और लोगों की जो सबके अधिकार इससे बहुत डीपली अफेक्ट हो रहे हैं। ज़रूरत थी कि लोगों के जो मुहिम हैं, जो उनकी संगठन है, उनके साथ भी बातें हों, वो तो नहीं हुई हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि नवंबर 2022 में जो मसौदा आया था वही मसौदा मोर और लेस वापस अब ला दिया गया है। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सूचना के अधिकार कानून में जहाँ पर एग्जेम्पशंस हैं कि क्या सूचना हम नहीं ले सकते, वहाँ पर एक बहुत ज़रूरी प्रोवाइजो है। वो कहता है कि ऐसी कोई भी सूचना जो संसद ले सकता है या जो स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ले सकते हैं, वो लोगों को भी देनी है। तो अगर आप पार्लियामेंट को मना नहीं कर सकते कुछ सूचना देने के लिए, तो आप एक नागरिक को भी मना नहीं कर सकते वो सूचना देने के लिए। इस ड्राफ्ट बिल में जो ये अब पास हो रहा है डेटा प्रोटेक्शन कानून, इसमें इस पूरे प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया गया है। ये प्रोवाइजो इसलिए था
कि लोकतंत्र में लोगों का दर्जा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से कम नहीं है सूचना लेने का। तो इसको भी डिलीट किया गया है, इसके भी रेमिफिकेशंस होंगे। तो ऑल इन ऑल ये जो कानून है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कानून एक ऐसा ढांचा ला रहा है जिससे कि केंद्र सरकार अपने आप को सशक्त कर रही है कि केवल केंद्र सरकार ही तय करे कि कौन पर्सनल डेटा को यूज करेंगे। ऐसे लोग जो केंद्र सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन्हें पर्सनल डेटा यूज़ करने की इसमें प्रावधान है। और ऐसे तमाम लोग जो कि डिसेंटर्स हैं, क्रिटिकल वॉइसेस हैं, सवाल उठा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, इन सब के दायरे से पूरी ये जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, निकाल दिया जाएगा। तो जैसे हम आजकल सुनते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, तो डेटा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। इंफॉर्मेशन इज़ पावर, सूचना ही ताकत है। तो अगर ये ताकत लोगों के हाथ से चली जाती है तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा हमारे लोकतंत्र के लिए। आपके आखिरी जवाब से मुझे एक सवाल आया कि हम आरटीआई के जरिए हमने जानकारी मांगी कि किन चैनल्स को सरकार कितना विज्ञापन दे रही है। ये 1-2 स्टेट में भी हमने मांगी थी, तो हमें नहीं जानकारी दी गई, ये कह के कि ये बिज़नेस का मसला है, कंपटीशन का मसला है, हम आपको ये जानकारी नहीं दे सकते। हमने टीवी पे इतना खर्च किया, प्रिंट मीडिया पे इतना खर्च किया। वहीं जब विधानसभा में मांगा गया और लोकसभा में, तो वो जानकारी दी गई। तो ये क्या पहले से ही आरटीआई को, क्योंकि आप आरटीआई पे लंबे समय से काम कर रही हैं, और आरटीआई मुझे लगता है कि मैं बैठा रहता हूँ दफ्तर में, कुछ स्टोरी किया, शाम को बैठे, सवाल दिमाग में है, 10 रुपये खर्च किया, आरटीआई फाइल किया, 1 महीने बाद मेरे पास कोई जानकारी है कि मैं स्टोरी कर सकता हूँ। तो आरटीआई को समय के साथ साथ क्या बहुत ही मतलब एक तरीके से मरणासन में पहुंचा दिया गया है? और ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, आप जैसा कह रहे हैं कि आरटीआई से बहुत प्रभावित होगा, तो क्या एक तरीके से उसको ख़त्म करने का एक जरिया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक टेंडेंसी है जो हम ग्लोबली देखते हैं। जो भी सत्ता में होते हैं, सत्ताधारियों को सूचना का अधिकार कानून पसंद नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। ये सरकार, भाजपा गवर्नमेंट जब बनी, तब उससे पहले बीजेपी ने सब जगह कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता बढ़ा देंगे। लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने सरकार बनाई, आप देख लीजिए, रिकॉर्ड है कि 2014 से आज तक एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सूचना आयोग में नहीं की गई जब तक कि लोग कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचे। तो ये क्या है? ये तो सीधा तरीका है सूचना के अधिकार को कमज़ोर करने का। क्योंकि अगर हमें सूचना नहीं मिलती, जैसा आपने कहा, आपने सूचना मांगी, आपको नहीं मिली, आपके पास विकल्प यही है कि आप केंद्र सूचना आयोग जाइए और सूचना मांगिए। अब अगर केंद्र सूचना आयोग में नियुक्तियां ही नहीं होंगी आयुक्तों की, तो कौन दिलाएगा हमें सूचना? 2019 में बीजेपी फिर एक कानून लेकर आई जिसमें उन्होंने सूचना अधिकार को संशोधित किया। क्या संशोधित किया? कि उन्होंने जो सूचना आयुक्त हैं, उनके जो पावर्स हैं, उनको इंडिपेंडेंटली वो ना यूज़ कर सके, उसका एक पूरा मसौदा तैयार किया। तो ज़रूरी है कि जो कार्यकाल है कमिश्नर्स का, उनकी जो पेंशन है, उनकी जो सैलरीज हैं, वो कानून में तय हों। और वही होता था 2005 में। लेकिन 2019 में सरकार एक संशोधन ले आई जिसके थ्रू अब केंद्र सरकार हमारे देश में सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सैलरी और टेन्योर और पेंशन तय करती है। तो ये तो यही बात हुई कि अगर केंद्र सरकार को जो पसंद नहीं आता, ऐसा कोई डायरेक्शन हमारे देश के कमिश्नर्स दे दें, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, तो उनको मालूम है कि उनकी पेंशन के साथ क्या हो सकता है। तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए लाया गया। और बहुत समय से ये तो हम देख ही रहे हैं कि तरह तरह की सूचनाएं दी ही नहीं जाती। लोगों को बहुत देर तक कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं सूचनाएं लेने के लिए। लेकिन अब इस तरीके का अगर कानून आएगा, इसमें तो उन्होंने पूरी तरह से स्कोप ही एक्सपैंड कर दिया सेक्शन 8(1)J का, और कह ही दिया स्पष्ट रूप से कि ये एग्जेम्प्ट है। ये सूचना, आप सूचना के अधिकार के दायरे में किसी की निजी सूचना ले ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा सूचना के अधिकार कानून के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए और इतने विस्तार से इस विधेयक को और आरटीआई को समझाने के लिए। धन्यवाद आपका। शुक्रिया।
पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।